गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मैं आरिफ आलम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पार्टनरशिप टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के क्या फीचर होते हैं, पार्टनरशिप के क्या लक्षण होते हैं, पार्टनरशिप और अन्य व्यवसाय एकाकी व्यवसाय में क्या अंतर होता है, पार्टनरशिप के साथ अगर हम एक व्यवसाय करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ या उसके क्या क्या लक्षण हैं, उस चीज़ों के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में हम लोग साझेदारी बोलते हैं, यह एक व्यावसायिक संगठन का प्रारूप होता है। साझेदारी पार्टनरशिप। साझेदारी का क्या अर्थ है, सबसे पहले हम समझें कि साझेदारी कहते किसे हैं। तो साझेदारी भी एक संगठन है, जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप लोग अपना जो पेपर पढ़ रहे हैं, तो व्यावसायिक संगठन में एक संगठन का रूप है साझेदारी। एक एकाकी व्यापार संगठन का प्रारूप हम लोग इसके पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग साझेदारी के अलावा एक कंपनी या एक एसोसिएशन, एक संगठन के फॉर्म में और क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग साझेदारी संगठन के बारे में देखेंगे। तो साझेदारी भी एक संगठन ही है, और साझेदारी संगठन को भागीता संगठन भी कहते हैं। भागीता संगठन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कई साझेदार यानी कि कई व्यक्तियों का भाग होता है, भागीता होती है, उसमें हिस्सेदारी होती है, इसीलिए साझेदारी संगठन का दूसरा नाम भागीता संगठन भी कहलाता है। मेनली है क्या, मेन इसका जो फीचर है वो है साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह अथवा संगठन है। दो या दो से अधिक, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी फर्म किसी संगठन को चला रहा है तो वह साझेदारी नहीं कहलाएगा, वह एकाकी व्यापार कहलाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति अकेला उस फर्म का मालिक है, लाभ कमाता है, तो वह एकाकी कहलाएगा, उसको हम साझेदारी नहीं कहेंगे। क्योंकि साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक हो सकते हैं। अधिक भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा इसकी सीमा बताई गई है कि भारतीय साझेदारी में अगर साझेदारी सामान्य व्यवसाय का है तो अधिकतम साझेदारों की संख्या हो सकती है 50, और अगर व्यवसाय बैंकिंग है तो वहाँ पर अधिकतम साझेदारों की संख्या हो सकती है 10। यानी कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई बैंकिंग कार्य के लिए साझेदारी कर रहे हैं तो वहाँ उनके साझेदारों की संख्या होगी 10, और अगर साधारण व्यवसाय है, किसी वस्तु को क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो वहाँ उनकी संख्या अधिकतम जो होगी वो होगी 50। लेकिन न्यूनतम संख्या उनकी 2 होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 2, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 50। और तब यह व्यक्ति मिलकर अगर कोई एक संगठन बनाते हैं जिसकी स्थापना स्वेच्छा से किसी वैध कारोबार से लाभ कमाने, जिसकी स्थापना स्वेच्छा से का मतलब साझेदारी के लिए स्वेच्छा, यानी कि सभी साझेदारों की आपसी सहमति होना अनिवार्य है, और जो व्यवसाय हो वो कोई वैध कारोबार हो। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी को मिलकर या किसी ऐसे कार्य को करें जो कानूनी रूप से वैध न हो तो उसको साझेदारी नहीं कहेंगे। भले उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों और उससे लाभ जो हो वो आपस में बांटते हों, फिर भी वो साझेदारी नहीं कहलाएगा। अगर उसका उद्देश्य वैध नहीं है तो कारोबार कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। और उसके बाद कारोबार से लाभ कमाया जाए, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाए, और एवं उस लाभ को समझौतों के अनुसार, यानी कि जैसे भी उन साझेदारों में जो साझेदार हैं उनके आपसी समझौते के अनुसार लाभ का बंटवारा जिस समझौते के अनुसार हुआ हो उसी अनुसार आपस में बांटने के लिए की जाती है। तो इसका मतलब है कि साझेदारी को समझने के लिए साझेदारी के लक्षण में हमें समझना है कि कम से कम 2 से अधिक व्यक्ति हों, 2 से अधिक व्यक्ति हों, उसके बाद कारोबार हो, और वो जो कारोबार हो वह वैध हो, और उस वैध कारोबार का उद्देश्य
लाभ कमाना हो और उस लाभ को आपस में बांटना हो। यानी कि अगर ये सारे लक्षण इनके साथ हमें दिख रहे हैं तो हम कहेंगे कि यह एक साझेदारी है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिले और अधिक व्यक्ति हो और एक व्यवसाय करें और व्यवसाय का उद्देश्य वैध हो और उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो और उस लाभ को आपस में बांटना हो स्वेच्छा से, तो वह कहलाएगी साझेदारी। कुछ लोग विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों या समूहीकरण को साझेदारी कहते हैं। जैसे उनका कहना ये है कि अगर एक संगठन है जहाँ पर एक व्यक्ति कोई लेखाकार है, कोई मार्केटिंग का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है और सब मिल के किसी कार्य को कर रहे हैं, तो एक समूह बना के कार्य कर रहे हैं, तो वह साझेदारी है। तो ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि उनमें ये सारे लक्षण विद्यमान होंगे। लाभ जो होगा वो सब आपस में बांटेंगे, उनका उद्देश्य वैध है, वह कारोबार कर रहे हैं और दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं। तो साझेदारी संगठन को भागीदार संगठन भी कहते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह अथवा संगठन है जिसकी स्थापना स्वेच्छा से किसी वैध कारोबार से लाभ कमाने एवं उस लाभ को समझौते के अनुसार आपस में बांटने के लिए की जाती है। फिर आगे हम देखेंगे कि साझेदारी के, जैसे कि अभी उसकी परिभाषा उसके अर्थ से ही स्पष्ट हुआ कि साझेदारी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब एक व्यवसाय को हम साझेदारी के रूप में कहेंगे। उसी विषय में आगे है कि साझेदारी की क्या प्रकृति होनी चाहिए, उसके यानी कि क्या लक्षण होनी चाहिए या क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से साझेदारी के जो लक्षण हैं या विशेषताएं हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक प्राथमिक लक्षण और दूसरे का नाम है सहायक लक्षण। पहला क्या है? प्राथमिक लक्षण। प्राथमिक लक्षण और दूसरा क्या है? सहायक लक्षण। ये दो लक्षण हैं, यानी कि दो उनके विशेषताएं हैं जिसको मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे। अच्छा, प्राथमिक लक्षण की बात करें, अभी हम सिर्फ इसका विस्तृत प्राथमिक लक्षण के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे हम लोग प्राथमिक लक्षण के बारे में जानेंगे। प्राथमिक लक्षण भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार बताया गया है कि एक साझेदारी के क्या क्या लक्षण होते हैं, प्राथमिक लक्षण क्या हैं, उसके लिए साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार उसमें चीज़ें बताई गई हैं जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है वो अधिनियम है 1932, आप याद रखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। यह आपसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो दो लक्षण हैं, प्राथमिक लक्षण है और सहायक लक्षण। प्राथमिक लक्षण का पहला भाग है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होना। जैसा कि इनके परिभाषा में हम लोगों ने इसके पहले अभी अध्ययन किया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह। तो इसका पहला लक्षण जो भारतीय साझेदारी अधिनियम में धारा 4 में बताई भी गई है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति है तो वह साझेदारी नहीं कहलाएगी और 50 से अधिक व्यक्ति हैं तो भी वह साझेदारी नहीं कहलाएगी, क्योंकि साझेदारी की अधिकतम संख्या भी 50 निर्धारित की गई है। उदाहरण के रूप में अगर मोहन और सोहन दो व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं और किसी कारणवश सोहन उस व्यवसाय को छोड़कर चला जाता है तो फिर साझेदारी का विघटन हो जाता है। विघटन यानी कि साझेदारी का समापन हो जाता है, क्योंकि साझेदारी की न्यूनतम संख्या 2 से 1 हो गई। लेकिन अगर उसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति हैं, मोहन, सोहन और राम, और उसमें से किसी एक व्यक्ति अगर फर्म को छोड़ता है तो साझेदारी ही होती है। उन दो व्यक्तियों के द्वारा उस फर्म को आगे कंटिन्यू रखा जा सकता है। फिर उसके बेसिक में साझेदारी होने के लिए आवश्यक है कि उसमें एक से अधिक व्यक्ति हो, यानी कि वही बात है कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। अगर 2 व्यक्ति कोई कार्य मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वैध व्यवसाय को, वैध यानी कि जो कानूनी रूप से अवैध घोषित न हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से करें और उस लाभ को आपस में बांटने का समझौता करें,
तो ही वह साझेदारी कहलाएगा। अगर उन व्यक्तियों में ऐसी सहमति हो कि एक दूसरे को वेतन का भुगतान करेगा तो वह साझेदारी नहीं कहलाएगी, क्योंकि साझेदारी के लक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है लाभ का बंटवारा। तो इसी क्रम में प्राथमिक लक्षण में दूसरा लक्षण हमारे सामने है, साझेदारी के बीच समझौता होना चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। दो या दो से अधिक जितने भी साझेदार हैं उन सबके बीच आपस में समझौता होना चाहिए। समझौता किस रूप में होना चाहिए? तो समझौता, क्योंकि साझेदारी का जन्म ही होता है समझौते से, अतः यह आवश्यक है कि साझेदारी के बीच समझौता हो, क्योंकि साझेदारी का संबंध अनुबंध से उत्पन्न होता है। अनुबंध से उत्पन्न होता है का मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो वो आपस में समझौता करते हैं कि कौन व्यक्ति कितना पूंजी लगाएगा, किस व्यक्ति के क्या क्या कार्य होंगे, किसके क्या अधिकार होंगे, किसको लाभ का कितना भाग मिलेगा। यह सभी चीज़ें अनुबंध के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो साझेदारी का जन्म ही होता है अनुबंध से, स्थिति से नहीं। क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साझेदारी में जो भी कार्य हैं वह अनुबंध के द्वारा होगा। एक बार निर्धारित हो गया कि ए और बी दोनों साझेदारों में लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में होगा, तो फिर लाभ की कोई भी मात्रा हो, लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में ही किया जाएगा। यह समझौता लिखित हो सकता है अथवा मौखिक, यानी कि समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, परंतु लिखित समझौता होना हमेशा श्रेष्ठ रहता है। हम आप सभी ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मौखिक समझौते का कोई भी हमारे पास प्रमाण नहीं होता, तो मौखिक समझौता से हमेशा सर्वश्रेष्ठ होगा लिखित समझौता, क्योंकि लिखित समझौता आपके पास एक प्रमाण के रूप में भी काम करता है कि हाँ हमारे आपस में क्या अनुबंध किया गया है। साझेदारी के समझौते में उन सभी बातों का समावेश होना चाहिए जो कि वैध यानी कि लीगल रूप में अनुबंध के लिए आवश्यक हैं। अब आवश्यक क्या क्या है यह निर्भर करता है साझेदारों में क्या क्या समझौता यानी कि क्या क्या अनुबंध किया गया है। जैसा कि मुख्य रूप से हमने बताया भी कि पूंजी की मात्रा होनी चाहिए, उल्लेख होनी चाहिए कि पूंजी का मात्रा कौन साझेदार कितने कितने लगाएगा। लाभ की मात्रा का बंटवारा होना चाहिए कि लाभ का जो अनुपात होगा वो किस अनुपात में आपस में बांटा जाएगा। कार्य की सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि कौन से व्यक्ति किस किस कार्य को करेगा। अधिकार की सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि क्या क्या अधिकार किस किस साझेदार को होंगे। तो जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है साझेदारी प्रारंभ करने से पहले उन सभी का समावेश होना चाहिए। इसी क्रम में तीसरा हमारा साझेदारी का जो लक्षण है वह है किसी कारोबार का होना। कारोबार का होने का मतलब बिजनेस। हम लोगों ने अभी कल ही एक अध्याय पढ़ा था व्यवसाय। व्यवसाय क्या है, व्यवसाय के क्या लक्षण हैं। तो व्यवसाय के जितने लक्षण हैं जिसको हम एक व्यवसाय कहते हैं वो सारे के सारे साझेदारी के रूप में भी होनी चाहिए। क्या क्या लक्षण थे? मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा कि वस्तुओं का क्रय विक्रय होना चाहिए, वस्तुओं का क्रय विक्रय निरंतर रूप में होना चाहिए, वस्तुओं के क्रय विक्रय में जोखिम की मात्रा होनी चाहिए, निश्चित लाभ नहीं होना चाहिए। सेम वो सारी चीज़ें हमारे साझेदारी लक्षण में भी होनी चाहिए। साझेदारी के लिए कुछ न कुछ कारोबार का होना अनिवार्य है, यानी कि अगर हम कोई एक कार्य के लिए साझेदारी करें और उस कार्य की सीमा जो है वह कार्य खत्म होने के बाद समाप्त हो जाए तो हम उसे साझेदारी नहीं कहते, हम उसे एक संयुक्त साहस का नाम देते हैं कि हमने एक कोई सड़क बनाने का ठेका लिया और सड़क बन गई, हम लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया, लाभ जो हुआ वो आपस में बांट लिए, तो हम उसको एक अलग नाम देंगे संयुक्त साहस, लेकिन साझेदारी नहीं कहेंगे। क्योंकि साझेदारी के लिए बिजनेस होना चाहिए, वह कार्य जो है किसी एक विशेष कार्य के खत्म होने पर समाप्त नहीं होना चाहिए, वह निरंतर चलते रहना चाहिए।
कारोबार एक विस्तृत शब्द है, इसका अध्ययन हम लोग पहले भी बता चुके हैं। और इसकी परिभाषा में व्यापार यानी कि वस्तुओं का क्रय विक्रय, व्यवसाय यानी कि वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित जो भी क्रियाकलाप की जाती हैं, जैसे विपणन का कार्य किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, बैंकिंग की सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, बीमा की आवश्यकताएं पड़ती हैं, भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी क्रियाओं के द्वारा जब हम व्यापार क्रय विक्रय करते हैं तो वह विस्तृत रूप व्यवसाय का रूप लेता है। और उसके बाद हमारा आता है पेशे भी आ जाते हैं। पेशा व्यवसाय और व्यापार का एक दूसरा रूप है। पेशे के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर कोई विशेष गुण होनी चाहिए और उस विशेष गुण का उपयोग करके यानी कि वह सेवा देकर लाभ कमाता है। मुख्य रूप से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एक डॉक्टर है या वकील है या एक अध्यापक है जो किसी वस्तु को क्रय विक्रय नहीं करता, वह सेवा प्रदान करके लाभ कमाता है। तो इसको हम व्यापार या व्यवसाय के अंतर्गत न रखकर पेशे के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो पेशे के रूप में भी साझेदारी की जाती है। अगर 2 या 4 डॉक्टर मिलके आपस में कोई हॉस्पिटल खोलकर और चलाते हैं, लाभ का बंटवारा करते हैं, जो कि एक वैध कार्य है, तो वह भी साझेदारी कहलाएगा पेशे के रूप में। इसके अतिरिक्त जो भी कारोबार किया जाए वह वैधानिक होना चाहिए। अवैधानिक अगर व्यवसाय है तो वह न ही साझेदारी हो सकती है, न ही एकाकी व्यापार हो सकता है, न ही कोई कंपनी का रूप ले सकता है। इसी क्रम में आगे हम लोग और देखेंगे साझेदारी के सहायक लक्षण में, प्राथमिक लक्षण में प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव, इसका मतलब है हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वह लाभ कमाना होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए, मोटिव क्या होना चाहिए, उद्देश्य लाभ कमाना। अगर लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, 2 व्यक्ति मिलकर सेवा भाव के रूप में किसी कार्य को करते हैं तो वह व्यवसाय नहीं कहलाएगा, और व्यवसाय नहीं होगा तो साझेदारी भी नहीं कहलाएगी, क्योंकि साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय हो। उसके बाद है उसी क्रम में आगे है एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का बंटवारा। लाभ का बंटवारा, अगर किसी व्यवसाय से 10,000 रुपये का लाभ हुआ, 10,000 रुपये का लाभ हुआ और अनुबंध के अनुसार ए और बी 2 व्यक्ति हैं और वह लाभ का बंटवारा 3 संबंधित 2 के अनुपात में करते हैं, तो इस संदर्भ में एक को लाभ का भुगतान किया जाएगा 10,000 रुपये का 3/5, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6,000। और उसके बाद बी को लाभ का बंटवारा होगा 10,000 का 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4,000, 10,000, 6,000 और 4,000, 10,000 का बंटवारा हो जाएगा, यानी कि लाभ का बंटवारा होना चाहिए। साझेदारों में जो आपसी संबंध है वह आपसी संबंध किसी भी तरीके से कोई एक व्यक्ति जो है वह किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरीके का ट्रीट नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति वेतनभोगी हो और दूसरा व्यक्ति जो हो वो मालिक हो। अगर इस रूप में है तो फिर वह साझेदारी नहीं कहलाएगी। इसीलिए साझेदारी के सहायक लक्षण में है कि प्रॉफिट मोटिव होनी चाहिए और प्रॉफिट को शेयर भी होना चाहिए। फिर अगला है बिजनेस में बी कैरिड बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका लक्षण है। क्या कह रहा है कि व्यवसाय जो है बिजनेस में बी कैरिड बाई ऑल, व्यवसाय जो है वो सभी के द्वारा, व्यवसाय जो है वो सभी के द्वारा और एनी ऑफ देम या किसी एक के द्वारा, या किसी
एक के द्वारा, एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए होना, सभी के लिए होना। यानी कि क्या बोला उसने, बिजनेस जो है वो सभी के द्वारा चलाई जाए। यानी कि अगर किसी फर्म में मान लेते हैं कि एक साझेदारी फर्म है जिसमें 5 लोग हैं, ABCDE, 5 लोग हैं। पांच लोग हैं और इन 5 लोगों के द्वारा व्यवसाय को चलाया जाए। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति इसमें काम न करे, मान लेते हैं सी काम नहीं कर रहा है, तो भी लाभ का बंटवारा इन सभी के बीच में होगा, इन सभी के बीच में होगा। क्योंकि जब अनुबंध हुआ तो अनुबंध में यह निश्चित हो गया था कि लाभ का बंटवारा सभी लोगों में किया जाएगा, इसीलिए है। और अगर ये व्यक्ति नहीं कार्य कर रहा है तो ये चारों मिलके इसके लिए भी कार्य करते हैं। एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल यानी क्या है, अगर मान लेते हैं केवल सी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बाकी 4 जो हैं साझेदार वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं या बहुत न्यूनतम कार्य कर रहे हैं, तो भी सी के द्वारा अर्जित किया गया लाभ, जो लाभ सी कमाएगा, उस लाभ का बंटवारा इन सभी के बीच में किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस में बी कैरिड बाई ऑल, या तो व्यवसाय सभी के द्वारा चलाया जाए, और एनी ऑफ देम या किसी एक के द्वारा भी चले तो एक्टिंग फॉर ऑल वो सभी के द्वारा किया जाएगा या माना जाएगा। इसी क्रम में अब इसके जो सहायक लक्षण हैं उसको हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।